दिल्ली की सुबह अभी पूरी तरह से जागी नहीं थी। गलियों में दूधवाले की घंटी और रिक्शे की चरमराहट गूंज रही थी। उसी समय एक दुबला-पतला युवक धीरे धीरे फुटपाथ पर चल रहा था। उसका नाम राहुल था। पीठ पर पुराना घिसा-पिटा गिटार टंगा हुआ और हाथ में एक थैली जिसमें ठंडी हो चुकी चावल की पोटली थी। उसकी कमीज सफेद थी, मगर कई बार धोने से पीली पड़ चुकी और पतलून पर धूल जमी थी। राहुल भीड़ में अलग-थलग दिखता था। लोग उसे घूरते, कुछ तिरछी नजरों से देखते। एक महिला तो जल्दी से अपना पर्स कसकर पकड़ लेती जब राहुल उसके पास से गुजरता। एक सुपरमार्केट का गार्ड चौकन्ना होकर खड़ा हो गया, मानो राहुल कोई खतरा हो। मगर राहुल को हैरानी नहीं हुई। वह इस सब का आदी हो चुका था। कपड़ों और रूप रंग के कारण उसे हमेशा शक की निगाहों से देखा जाता। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे भीतर कहीं कोई राज छिपा हो, एक ऐसा राज जो न रूप रंग से मापा जा सकता था, न ही पैसे से खरीदा जा सकता था। वह शहर के एक चौराहे पर आकर रुक गया। यहां वह अक्सर बैठकर गिटार बजाता था। राह चलते सब्जी वाले, रिक्शे वाले, मजदूर उसकी धुनों में ठहर जाते। वह फिल्मी गाने नहीं गाता, बल्कि पुराने भजन और लोकगीत गाता जो लोगों के दिल को छू जाते। उसकी आवाज तीखी नहीं थी, मगर उसमें गहराई थी। उस दिन भी उसने गिटार निकाला और धीरे धीरे तार छेड़े। हवा में धुन गूंज उठी। कुछ बच्चे दौड़ते आए और हंसते हुए उसके सामने सिक्का डाल गए। भैया, एक और गाना गाओ, उन्होंने कहा। राहुल ने सिर हिलाया और दूसरा गीत शुरू कर दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कितने पैसे मिलते हैं। उसके लिए असली सुकून लोगों की आंखों में पल भर की मुस्कान लाना था। पर इस शांति को ज्यादा देर टिकना नहीं था। पास की एक इमारत से निकला सूट पहने नौजवान, जिसकी छाती पर एक मशहूर रियल एस्टेट कंपनी का बैज चमक रहा था, राहुल के पास आया। चेहरा अकड़ से भरा हुआ। उसने कहा, सुनो, यहां मत बजाओ। हमारे मेहमानों को अच्छा नहीं लगता। यह पब्लिक प्लेस है, लेकिन सबकी नजर तुम पर पड़ती है तो माहौल बिगड़ता है। राहुल ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोला नहीं। बस हल्की सी मुस्कान दी। धीरे से गिटार समेटा, पुराने नोटबुक और तस्वीरें बैग में रखीं और वहां से चुपचाप चला गया। लोगों ने सोचा, ये तो एक और फटेहाल लड़का है, मगर उन्हें क्या पता, उन्होंने अभी अभी उस इंसान की इज्जत को ठुकराया था, जिसकी असली पहचान किसी दिन पूरी दिल्ली को हिला देगी। रात ढल चुकी थी। पुरानी दिल्ली की गलियों में कुत्तों के भौंकने और रिक्शों की चरमराहट धीरे धीरे थम रही थी। राहुल अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटा। कमरा इतना संकरा था कि उसमें एक पुराना गद्दा, टूटी कुर्सी और दीवार पर टंगा एक फ्रेम ही समा पाया था। उस फ्रेम में उसकी मां की मुस्कुराती तस्वीर थी। तस्वीर के कोनों में धूल जम चुकी थी, मगर राहुल रोज उसे साफ करता था। वह तस्वीर देखते ही राहुल की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से बुदबुदाया, मां, अगर आप होती तो शायद मेरा रास्ता इतना अकेला न होता। पर आपकी दी हुई सीख ने मुझे संभाल रखा है। राहुल को अपनी मां के आखिरी दिन याद आ गए। गरीबी ने उनके परिवार को बहुत पहले ही घेर लिया था। उसकी मां, सविता देवी, सड़क किनारे पकौड़े बेचा करती थी। बारिश हो या धूप, वह ठेला लेकर खड़ी रहती। राहुल अक्सर गिटार बजाकर ग्राहकों को रोकने की कोशिश करता। मां हंसते हुए कहती, बेटा, लोग पकौड़े खाने आएंगे, तुम्हारी आवाज सुनने नहीं। लेकिन फिर भी बजाओ। शायद किसी का मन खुश हो जाए। जब बीमारी ने सविता देवी को बिस्तर से बांध दिया, राहुल ही उनका सहारा बना। वह गाना गाकर मां का दिल बहलाता। मां की सांसें जब धीमी हो गईं, तो राहुल ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। बेटा, वादा करो। कभी किसी से नफरत मत करना। चाहे दुनिया तुम्हें ठुकराए, तुम अच्छाई से पीछे मत हटना। राहुल ने सिर हिलाया। उसी वक्त उसने खुद से एक वचन लिया। वह दूसरों की तिरस्कार भरी नजरों का जवाब कभी घृणा से नहीं देगा। उसके पास पैसे भले न हों, लेकिन उसके पास धैर्य और इंसानियत होगी। उस रात राहुल लंबे समय तक तस्वीर को देखता रहा। बाहर मस्जिद से अजान की धीमी आवाज गूंज रही थी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की।
हे भगवान, माँ की सीख को कभी भूलने मत देना। मेरी राह मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उसने गिटार को धीरे से दीवार के सहारे रखा और पुराने कागजों पर अधूरी पंक्तियां लिखने लगा। शब्दों में दर्द था, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी। राहुल जानता था कि उसकी जिंदगी का सफर अभी लंबा है और हर मोड़ पर उसे माँ की उस अंतिम बात का सहारा मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब चांदनी चौक की पुरानी हवेलियों पर पड़ी, तो सड़कें फिर से चहल पहल से भर गईं। ठेले वाले अपनी आवाजें लगाते, दुकानदार ताले खोलते और बच्चे स्कूल की ओर भागते। राहुल अपनी गिटार पीठ पर लटकाए धीरे धीरे एक चौक की ओर बढ़ा। वही चौक जहां वह अक्सर बैठकर गीत गाता था। आज शुक्रवार था और शुक्रवार को वहां हमेशा एक जानी पहचानी शख्सियत आती थी, शांति देवी। लगभग 55 साल की यह महिला सफेद सूती साड़ी में, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए, हर शुक्रवार सुबह सैकड़ों लोगों को खिचड़ी और मिठाई खिलाती थी। उनके पास हमेशा मुस्कान रहती और आंखों में ममता। राहुल जब चौक पर पहुंचा तो उसने देखा, शांति देवी पहले से ही अपने छोटे से स्टॉल पर बैठी हैं। पास में बड़े बड़े बर्तन और आसपास दर्जनों गरीब और मजदूर पंक्ति में खड़े थे। राहुल ने चुपचाप दूर से देखा। उसके मन में आदर उमड़ आया। कुछ देर बाद शांति देवी ने राहुल को देख लिया। उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया, बेटा, इधर आओ, तुम्हें भी खाना मिलेगा। राहुल झिझकते हुए आगे बढ़ा। वह बोला, मां जी, मैं भूखा जरूर हूं, लेकिन दूसरों का हिस्सा लेना सही नहीं लगता। शांति देवी मुस्कुराईं, बेटा, दूसरों का हिस्सा कोई नहीं छीन सकता। यह प्रसाद है और प्रसाद हर किसी का होता है। आओ, बैठो, खाना खाओ और फिर हमें अपनी गिटार की धुन सुनाओ। राहुल की आंखें भर आईं। लंबे समय बाद किसी ने उसे इस तरह सम्मान से बुलाया था। उसने थाली ली, जमीन पर बैठ गया और चुपचाप खिचड़ी खाने लगा। हर निवाले के साथ उसे माँ की याद आती रही। खाना खत्म होते ही बच्चों ने शोर मचाया, भैया, अब गाना सुनाओ। राहुल ने गिटार उठाई और धीरे धीरे तार छेड़ने लगा। धुन इतनी कोमल थी कि वहां मौजूद सब लोग चुपचाप सुनने लगे। कुछ मजदूर अपनी थकान भूलकर मुस्कराने लगे और शांति देवी गर्व से उसकी ओर देखती रहीं। उस पल राहुल ने महसूस किया कि दुनिया चाहे जितनी बेरहम क्यों न हो, अब भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। शांति देवी उसके लिए सिर्फ एक सहारा नहीं थीं, बल्कि उसकी माँ की कही बातों का जीता जागता प्रमाण थीं कि अच्छाई कभी हारती नहीं। राहुल के दिल में उस दिन एक बीज बोया गया। यह बीज था उम्मीद का। उसे पता नहीं था कि आगे का सफर कितना कठिन है, लेकिन अब उसके पास एक नया संबल था। रविवार की दोपहर थी। नई दिल्ली की एक बड़ी हवेली के बाहर रंग-बिरंगे गुब्बारे और सजावटी झालरें लटक रही थीं। अंदर एक भव्य सगाई का कार्यक्रम हो रहा था। महफिल में अमीर लोग, राजनेता और उद्योगपति शिरकत कर रहे थे। सबकी पोशाकें चमचमाती थीं और उनकी बातचीत में ऐश्वर्य टपक रहा था। राहुल अपने पुराने गिटार के साथ हिम्मत करके अंदर गया। उसका मकसद सिर्फ यह था कि वह अपने कुछ परिचितों को संगीत सुना सके और शायद कुछ रुपए कमा ले। लेकिन वहां मौजूद लोग उसे घूरने लगे। उनकी आंखों में सवाल और होठों पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। भीड़ के बीच अचानक उसकी नजर पड़ी प्रियंका पर। वही प्रियंका जो कभी राहुल की बचपन की दोस्त थी। मोहल्ले में दोनों साथ खेलते, स्कूल के रास्ते पर साथ हंसते थे। राहुल को उम्मीद थी कि शायद वह आज भी उसे पहचान लेगी। मगर प्रियंका की आंखों में पहचान नहीं, बल्कि अजनबीपन था। उसने अपने मंगेतर के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर जोर से हंस पड़ी। आसपास खड़े लोग भी ठहाके मारने लगे। फिर प्रियंका ने व्यंग्य से कहा, अरे, यह वही राहुल है ना? गिटार लेकर मोहल्ले में घूमता था। देखो, आज भी वही हाल है। कुछ नहीं बदला। इंसान अगर निकम्मा हो, तो सारी जिंदगी वहीं का वहीं रहता है। राहुल चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक हल्की मुस्कान। मगर उसके दिल के भीतर तूफान उठ चुका था। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आत्मा को नंगा कर दिया हो। आसपास खड़े मेहमान बातें करने लगे।
ये यहाँ कैसे आ गया? लगता है किसी ने दान पुण्य के नाम पर बुला लिया। अरे, बाहर निकालो इसे, माहौल खराब कर देगा। गिटार राहुल के हाथ में भारी लगने लगा, मगर उसने न तो बहस की, न ही पलटकर जवाब दिया। धीरे से सिर झुकाया और वहां से बाहर निकल आया। गली में कदम रखते ही उसे अपनी मां के आखिरी शब्द याद आए। बेटा, कभी नफरत मत करना। आंखों में आंसू थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। बस इतना कहा, भगवान, इन्हें क्षमा करना। ये मुझे नहीं, मेरी गरीबी को ठुकरा रहे हैं। उस रात राहुल बहुत देर तक जागा। कमरे की अंधेरी दीवारों को देखता रहा। उसने सोचा, दुनिया की नजरों में शायद वह कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उसके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जिसे ये सब लोग समझ भी नहीं सकते। और यह अपमान ही आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। कुछ दिन बीत गए। राहुल अपनी वही साधारण दिनचर्या में लौट आया। सुबह गिटार के साथ सड़क के कोने पर बैठना, दोपहर में सस्ते ढाबे पर खाना और रात को अपने छोटे से कमरे में मां की तस्वीर देखते हुए सो जाना। लेकिन उस अपमान की गूंज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। एक शाम जब वह अपने कमरे में लौटा तो दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठाया और खोला। अंदर सुनहरे अक्षरों वाला एक निमंत्रण पत्र था। श्रीमती शांति देवी की सुपुत्री प्रियंका की शादी के उपलक्ष्य में आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। यह देखकर राहुल लंबे समय तक स्तब्ध खड़ा रहा। हाथ कांपने लगे। प्रियंका, वही लड़की जिसने कुछ दिन पहले सबके सामने उसका अपमान किया था, अब उसकी शादी में दावत भेज रही थी। उसने सोचा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? या फिर यह तो बस आस पड़ोस के सभी लोगों को औपचारिकता निभाने के लिए भेजा गया होगा? राहुल ने लिफाफा मेज पर रखा और देर तक सोचता रहा। उसके मन में द्वंद्व था। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, जहां सब मुझे तिरस्कार की नजरों से देखते हैं, जहां मैं केवल मजाक का पात्र बन जाऊंगा? लेकिन भीतर से एक आवाज आई, जाओ राहुल, यह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। वहां जाने से शायद तुम्हें अपमान ही मिले, मगर यही रास्ता तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की ओर ले जाएगा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने गिटार को दीवार से उतारा और धीरे से मां की तस्वीर के सामने रखा। मां, मैं वहां जाऊंगा। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या सचमुच इंसान को उसके कपड़ों और गरीबी से आका जाता है। शायद यही मेरा इम्तिहान है। उस रात राहुल सो नहीं पाया। वह बार बार निमंत्रण पत्र को खोलता और पढ़ता। दिल में डर भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। सुबह होते ही उसने अपनी पुरानी मगर साफ कमीज पहनी। पैंट पर अभी भी हल्की सिलवटें थीं, लेकिन उसने जितना हो सका उसे ठीक किया। हाथ में वही निमंत्रण पत्र और पीठ पर वही पुराना गिटार। दिल्ली की चमकती सड़कों पर चलते हुए राहुल ने सोचा, शायद आज मेरा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। दिल्ली के पॉश इलाके में बनी एक भव्य कोठी उस दिन रोशनी और फूलों से सजी हुई थी। चारों तरफ मेहमानों की भीड़, महंगी गाड़ियों की कतारें और संगीत की गूंज थी। यह प्रियंका की शादी का दिन था। राहुल कोठी के गेट पर पहुंचा। हाथ में निमंत्रण पत्र था और तन पर वही पुरानी सफेद कमीज और फीकी पैंट। उसके जूतों की एड़ियां घिस चुकी थीं, मगर उसने उन्हें यथासंभव पॉलिश किया था। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भौहें सिकोड़कर बोला, शादी में मेहमान अंदर बैठते हैं, आप बाहर ही रुकिए। राहुल ने धीरे से निमंत्रण पत्र दिखाया। गार्ड ने कुछ पल देखा, फिर नाखुश होते हुए बोला, ठीक है, लेकिन आप बाहर के हिस्से में ही बैठ सकते हैं। अंदर सिर्फ खास मेहमानों को जगह है। राहुल ने सिर हिलाया और आंगन के किनारे लगी लंबी बेंच पर जाकर बैठ गया। पास ही रसोइये और वेटर भागदौड़ कर रहे थे। हंसी ठिठोली, नाच गाना सब चल रहा था, मगर राहुल उस भीड़ में भी अकेला था। कुछ ही देर बाद प्रियंका लाल दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर चमक थी और मेहमान उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। उसने सबको मुस्कराकर नमस्ते किया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहुल पर पड़ी, मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। उसने तुरंत अपने होने वाले पति अर्जुन से कुछ कहा।
अर्जुन ने गुस्से से राहुल की ओर देखा और सीधे उसके पास आया। तुम यहां क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? राहुल ने शांत स्वर में कहा। मेरे घर के दरवाजे पर यह निमंत्रण पत्र आया था। मैं बस आशीर्वाद देने आया हूं। अगर आपको असुविधा है तो मैं चला जाता हूं। अर्जुन ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। आशीर्वाद? तुम्हारे जैसे लोगों का आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए। यह जगह तुम्हारे जैसे फटेहालों के लिए नहीं है। बाहर निकलो। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ मेहमान मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। प्रियंका भी आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, राहुल, तुम वही हो न जो सालों से गिटार लेकर गलियों में घूमते हो? देखो, आज भी तुम वहीं खड़े हो। जिंदगी में जरा भी तरक्की नहीं की। मुझे अफसोस है कि कभी मैंने तुम्हें दोस्त कहा था। पूरा आंगन हंसी और तानों से गूंज उठा। राहुल ने प्रियंका की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न रोष। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शादी मुबारक हो प्रियंका। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। यह कहकर राहुल धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गया। पीछे से हंसी और तिरस्कार की आवाजें आती रहीं, लेकिन राहुल के कानों में केवल मां की आवाज गूंज रही थी। बेटा, कभी नफरत मत करना। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, मगर सिर ऊंचा था। वह जानता था, यह अपमान उसके भीतर की आग को और गहरा कर रहा है। राहुल भारी कदमों से कोठी के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। भीतर से संगीत और हंसी की आवाजें अब भी गूंज रही थीं, मगर उसके कानों में वे सब शोर जैसे दूर कहीं खो गए थे। उसे सिर्फ मां की कही बातें याद आ रही थीं। बेटा, अपमान से मत टूटना। यह भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा बनेगा। जब वह बगीचे की ओर से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। करीब 60-67 साल की उम्र, सलीकेदार कुर्ता पायजामा पहने, सफेद दाढ़ी में गरिमा झलक रही थी। वह भीड़ से अलग एक कोने में खड़ा था और चुपचाप राहुल को देख रहा था। राहुल ने सोचा यह कोई और मेहमान होगा, मगर उस बुजुर्ग की निगाहें बहुत गहरी थीं। उनमें न तिरस्कार था, न ही हैरानी। बस एक अजीब सी समझ और अपनापन। जैसे ही राहुल पास से गुजरा, बुजुर्ग ने हल्का सा सिर हिलाया। मानो कहना चाहता हो, सब्र रखो, तुम्हारा वक्त आने वाला है। राहुल रुककर उस आदमी को देखने लगा। पर बुजुर्ग ने कुछ और नहीं कहा। बस अपनी जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोंछा और भीड़ में गुम हो गया। राहुल के मन में सवाल उठे। यह कौन था? उसने मुझे ऐसे क्यों देखा? क्या वह मुझे जानता है? या फिर यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? उस रात राहुल जब अपने छोटे से कमरे में लौटा, तो वह रहस्यमयी निगाहें उसके दिमाग में बार बार कौंधती रहीं। उस मौन इशारे ने उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की लौ जला दी थी। वह सोचने लगा, शायद इस दुनिया में कोई तो है जो मुझे समझता है, जो मेरी हालत देखकर मुझे नीचा नहीं समझता। गिटार को दीवार से टिकाकर राहुल देर तक छत की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उन आंसुओं में बेपसी से ज्यादा दृढ़ता थी। राहुल को अभी यह नहीं पता था कि वही अनजाना बुजुर्ग आने वाले दिनों में उसकी किस्मत बदलने वाला है। अगले दिन शाम को राहुल अपने रोज के ठिकाने पर पहुंचा, पुरानी दिल्ली की एक संकरी गली में बना छोटा सा ढाबा। इस ढाबे की मालकिन थी अम्मा जान, जिनका असली नाम फातिमा था, मगर सब उन्हें अम्मा कहकर पुकारते थे। उम्र ढल चुकी थी, मगर आंखों में अब भी ममता की चमक थी। राहुल जैसे ही अंदर आया, अम्मा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए बेटा? बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ, बैठो। आज तुम्हारे लिए गरम गरम दाल चावल बना है। राहुल चुपचाप लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। वह थका हुआ था, मगर भीतर से ज्यादा टूटा हुआ। अम्मा जान ने उसके सामने थाली रख दी। भाप उठते दाल चावल की खुशबू ने पूरे कमरे को महका दिया। राहुल ने धीरे से निवाला लिया। मुंह में डालते ही उसे अपनी मां के हाथों की याद आ गई। पलकों पर नमी उतर आई। अम्मा जान ने ध्यान से देखा और धीरे से बोली, बेटा, दर्द छुपाना मत। मैं जानती हूं, लोग तुम्हें कम समझते हैं,
मगर याद रखना, असली अमीरी पेट भर जाने और दिल में सुकून पाने से होती है, न कि बड़े कपड़े पहनने से। राहुल ने थाली से नजरें उठाकर अम्मा जान की ओर देखा। एक पल को उसे लगा मानो माँ उसके सामने बैठी हो। वह बोला, अम्मा, कभी कभी सोचता हूं कि क्या मैं सच में इस दुनिया के लायक हूं। अम्मा जान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू जितना सीधा है न, उतना ही कीमती भी है। इस दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। बस सब्र रख, बेटा। वक्त बदलेगा। उनके शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उसने चुपचाप खाना खत्म किया और मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अम्मा। आपके यहां आकर हमेशा लगता है जैसे घर लौट आया हूं। ढाबे के बाहर आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। राहुल ने गिटार उठाया और दरवाजे पर बैठकर एक पुराना गीत छेड़ दिया। उसकी धुन में बारिश की बूंदें घुलने लगीं। राह चलते लोग ठिठक सुनने लगे। और उसी क्षण राहुल को महसूस हुआ, भले ही पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाए, लेकिन अभी भी कुछ जगहें हैं जहां उसे अपनापन मिलता है। यही अपनापन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद राहुल हमेशा की तरह ढाबे से निकलकर अपनी गली की ओर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क पार खड़ी एक चमचमाती कार पर पड़ी। कार से एक आदमी उतरा, करीब 40-45 साल का, साफ सुथरे कपड़े पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास। वह आदमी सीधे राहुल के पास आया और बोला, क्या तुम ही राहुल हो? राहुल ने चौंककर उसकी ओर देखा। जी। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? आदमी मुस्कुराया। मेरा नाम रमेश है। मैं शर्मा मोटर्स का मैनेजर हूं। तुम्हें देखकर शायद बाकी लोग कुछ और सोचते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। राहुल अवाक रह गया। मैं? कौन हूं मैं? रमेश ने गहरी आवाज में कहा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम इस शहर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के गुप्त हिस्सेदार हो। तुम्हारे नाम पर शेयर और कागजात हैं। बहुत सालों से मैंने यह राज छुपा रखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान दुनिया को दिखाओ। राहुल के हाथ में पकड़ा गिटार कांपने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस एक गली का लड़का हूं जो गाना गाकर पेट भरता है। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं राहुल, तुम्हारी मां ने जो कुछ छोड़ा था वह मैंने संभाल कर रखा। मैं उनका पुराना दोस्त हूं। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारी विरासत सौंप दूंगा। और वह वक्त अब आ चुका है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मां की याद फिर से दिल में उमड़ आई। तो यह सच है। मां चाहती थी कि मैं किसी दिन खड़ा हो सकूं, लेकिन उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं। रमेश ने गहरी सांस ली। क्योंकि वह जानती थीं, जब तक तुम दर्द और अपमान का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होगा। राहुल चुप हो गया। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह शोरूम पर आना। वहां तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बस एक बात याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। राहुल ने सिर हिलाया। उसके पैरों के नीचे की जमीन मानो हिल गई थी। उसकी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला था। सुबह का वक्त था। दिल्ली की मुख्य सड़क पर बने भव्य शर्मा मोटर्स शोरूम की कांच की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अंदर हर कोने में नई नई गाड़ियां सजी हुई थीं और कर्मचारियों की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। सबकी नजरें अपने अपने काम पर थीं, तभी दरवाजे से एक साधारण सा युवक दाखिल हुआ, पुराना बैग, घिसी पिटी कमीज और हाथ में गिटार। वह कोई और नहीं, राहुल था। जैसे ही वह अंदर आया, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने तिरस्कार भरी नजर डाली और बोली, हाँ भाई, यह जगह गाना गाने के लिए नहीं है। बाहर जाओ। यह शोरूम है, फुटपाथ नहीं। पास खड़े कुछ सेल्समैन हंस पड़े। अरे, देखो, यह तो वही लड़का है जो सड़कों पर गाना गाता है। यहां क्या लेने आया है? शायद एसी में बैठने का शौक हो गया। राहुल ने चुपचाप चारों तरफ देखा। अंदर की भव्यता और कर्मचारियों की हंसी, दोनों उसके दिल को चुभ रहे थे।
मगर वह जानता था कि उसे रमेश पर भरोसा करना होगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, यह मेरे मेहमान है। सबकी नजरें घूमी। यह रमेश था। चेहरे पर गंभीरता और चाल में आत्मविश्वास। वह सीधे राहुल के पास आया और सबको चौंकाते हुए कहा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यह कोई साधारण इंसान नहीं। यह इस कंपनी के बड़े हिस्सेदारों में से एक है। इनका नाम राहुल है। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल गईं, सेल्समैन की हंसी गायब हो गई। सभी आपस में फुसफुसाने लगे। क्या? यह हिस्सेदार? मजाक कर रहे हैं क्या? रमेश ने आगे बढ़कर एक फाइल खोली और कागज सबके सामने रख दिए। ये देखो, यहां साफ लिखा है, राहुल वर्मा, कंपनी के 30% शेयरधारक। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। वही कर्मचारी जो कुछ देर पहले उसका मजाक बना रहे थे, अब झेंपकर सिर झुका चुके थे। राहुल ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उसने कहा, मैं यहां किसी को नीचा दिखाने नहीं आया। मैं बस यह साबित करना चाहता हूं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं होती। असली पहचान उसके दिल और कर्म से होती है। इन शब्दों के साथ पूरा हॉल गहरी चुप्पी में डूब गया। हर किसी की आंखों में अब राहुल के लिए तिरस्कार नहीं, बल्कि हैरानी और सम्मान की छाया थी। राहुल चुपचाप रमेश के पीछे पीछे शोरूम के ऑफिस में पहुंचा। कमरा बड़ा था, दीवारों पर गाड़ियों के मॉडल के पोस्टर लगे थे और एक बड़ी सी मेज पर कई फाइलें रखी थीं। रमेश ने धीरे से दरवाजा बंद किया और राहुल को बैठने का इशारा किया। राहुल, रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैंने सबके सामने तुम्हारी असली पहचान का एक हिस्सा खोल दिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे नाम छोड़ा था, वह अब तक किसी को पता नहीं है। राहुल ने उत्सुकता और थोड़ी घबराहट से पूछा, क्या छोड़ा था माँ ने? मैंने तो हमेशा सोचा कि हमारे पास सिर्फ यह पुराना गिटार और यादें हैं। रमेश ने मुस्कुराते हुए एक मोटी फाइल खोली। अंदर कागजात थे, शेयर सर्टिफिकेट, संपत्ति के दस्तावेज और बैंक के कागज। तुम्हारी माँ ने सालों पहले इस कंपनी में निवेश किया था। लोग समझते थे कि वह सिर्फ पकौड़े बेचने वाली महिला थीं, मगर असलियत यह थी कि वह बहुत दूर की सोच रखने वाली इंसान थी। उन्होंने छोटे छोटे पैसे जोड़कर शेयर खरीदे। और अब उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत तुम इस कंपनी के सबसे बड़े हिस्सेदारों में से एक हो। राहुल की आंखें भर आईं। उसकी आवाज कांपने लगी। माँ, आप इतनी दूर तक सोचती थीं और मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया। आपने मुझे गरीबी में पाला, लेकिन भविष्य के लिए इतनी बड़ी ताकत छोड़ गई। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी माँ ने हमेशा कहा था कि जब वक्त आएगा, राहुल खुद अपनी कीमत पहचानेगा। और आज वही वक्त है। लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। राहुल ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। मैं समझ गया। मैं इस ताकत का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए करूंगा जो आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे कभी मैं जीता था। रमेश ने सिर हिलाकर हामी भरी। यही असली विरासत है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। राहुल की आंखों में दृढ़ता चमकने लगी। उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। उसे एहसास हुआ कि यह सफर अब केवल उसका नहीं रहा, बल्कि उन सभी का है जिन्हें समाज ने कभी तुच्छ समझा। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक भव्य प्रॉपर्टी सम्मेलन आयोजित हुआ। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और मीडिया वहां मौजूद थे। पूरे हॉल में झूमर की रोशनी फैल रही थी और मेहमान अपने महंगे सूट और साड़ियों में चमक रहे थे। राहुल ने अपने लिए साधारण सा काला सूट पहना था। यह नया तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और इस्त्री किया हुआ था। वह चुपचाप भीड़ में शामिल हो गया। बहुत से लोग उसे पहचानते नहीं थे, मगर कुछ ने देखकर फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे, यह वही लड़का है ना, जो गिटार लेकर गलियों में गाता था? हाँ, वही।
पर यहाँ कैसे आया? राहुल ने ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाह मंच पर थी जहां जल्द ही नीलामी और चैरिटी डोनेशन शुरू होने वाला था। कार्यक्रम शुरू हुआ। एंकर ने घोषणा की, हम अपने मेहमानों से निवेदन करते हैं कि गरीबों के लिए बनाए जा रहे आश्रयगृह हेतु दान दें। बोली 5 लाख से शुरू होती है। एक उद्योगपति बोला 5 लाख। दूसरे ने कहा 10 लाख। कुछ देर में बोली 20 लाख तक पहुंच गई। सभी सोच रहे थे कि बोली यहीं थमेगी, तभी हॉल के पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, 1 करोड़। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें उस दिशा में घूमी। वहां खड़ा था राहुल। मंच पर बैठे आयोजक भी अचकचा गए। एंकर ने दोबारा पूछा, क्या आपने सचमुच 1 करोड़ बोला? राहुल ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हां, 1 करोड़। और यह नकद दिया जाएगा। यह दान नहीं, बल्कि मेरी मां का सपना है, गरीबों को छत मिले। लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। प्रियंका, जो अपने पति अर्जुन के साथ वहां मौजूद थी, हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। कुछ महीने पहले जिस राहुल को उसने भरी महफिल में अपमानित किया था, वही आज मंच पर सबको चौंका रहा था। मंच से आयोजक ने मुस्कुराकर कहा, राहुल जी, आपकी यह बोली स्वीकार की जाती है। हमें गर्व है कि आज हमारे बीच ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दिल से बड़े हैं। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। उसने सोचा, मां, आज मैंने आपके वचनों को सच कर दिखाया। यह अपमान का जवाब है, मगर बदले में नहीं, बल्कि इज्जत से। हॉल तालियों से गूंज रहा था। कैमरों की फ्लैश लगातार राहुल पर पड़ रही थी। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। आयोजकों ने विनम्रता से अनुरोध किया, राहुल जी, क्या आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? राहुल धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके कदम शांत थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। मंच पर पहुंचकर उसने माइक्रोफोन पकड़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई। सामने बैठे लोग वही थे जिन्होंने हमेशा उसे नीची निगाहों से देखा था, मगर आज वे सब खामोश थे। राहुल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, दोस्तों, मैं यहां किसी को प्रभावित करने नहीं आया। मैं बस एक बात याद दिलाने आया हूं, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसके चेहरे से मत कीजिए। असली पहचान उसके दिल और उसके कर्म से होती है। पूरा हॉल शांत था। राहुल की आवाज गूंज रही थी, मैं वही राहुल हूं जिसे आप सबने कभी सड़क पर गिटार बजाते देखा। बहुतों ने मुझे तिरस्कार से धकेला, मजाक उड़ाया। लेकिन मैंने एक बात सीखी, अपमान इंसान को तोड़ता नहीं, अगर वह चाहे तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। कुछ की आंखों में ग्लानि थी। राहुल ने आगे कहा, आज मैंने 1 करोड़ दान दिए हैं। यह मेरी ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए है, जिसने मुझे हमेशा सिखाया, बेटा, इंसानियत कभी मत छोड़ना, चाहे दुनिया तुम्हें ठुकराए। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने एक पल रुककर आंखें बंद की और फिर कहा, जो लोग आज अपने हालात से हार चुके हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, हार मत मानो। गरीबी, अपमान, तिरस्कार, ये सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। असली जीत वही है जब तुम अपने अच्छे कर्मों से दुनिया का नजरिया बदल दो। इतना कहकर राहुल ने माइक्रोफोन रख दिया। हॉल कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खड़े होकर उसका सम्मान करने लगे। प्रियंका की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, मगर प्रियंका का चेहरा बदल चुका था। अब उसमें न घमंड था, न ही तिरस्कार, सिर्फ पछतावा। उस क्षण राहुल ने महसूस किया कि उसने सबसे बड़ा बदला ले लिया है। अपमान का जवाब अपमान से नहीं, बल्कि इज्जत और इंसानियत से देना। सम्मेलन खत्म होने के बाद भी लोगों के बीच राहुल की चर्चा थम नहीं रही थी। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था, वह लड़का जिसे कभी सड़क पर गाने गाने वाला भिखारी समझा जाता था, आज सबके सामने करोड़ों का दान कर गया।
प्रियंका हॉल के एक कोने में खड़ी थी। चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। तालियों की गड़गड़ाहट और राहुल की बातों ने उसके दिल में गहरी चोट की थी। उसे अपने ही शब्द याद आने लगे। तुम जिंदगी में कभी नहीं बदलोगे, राहुल। अब वही राहुल उसके सामने खड़ा था, पूरी तरह बदल चुका और उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर। प्रियंका के दिल में पछतावे की आग जल रही थी। उस रात जब वह अपने पति अर्जुन के साथ कार में बैठी, अर्जुन ने व्यंग्य से कहा, देखा, तुम्हारा पुराना दोस्त कितना बड़ा तमाशा कर गया। गली का गायक अब करोड़पति बन बैठा। प्रियंका ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, तमाशा नहीं अर्जुन, यह सच है। और आज मुझे पहली बार समझ आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि दिल की सफाई में होती है। अर्जुन झल्लाकर बोला, तुम्हें क्या हो गया है? कल तक तुम उसे नीचा दिखाती थीं और आज उसकी तारीफ कर रही हो। प्रियंका ने आंसू पोंछे और बोली, क्योंकि मैं गलत थी। मैंने हमेशा राहुल को उसके कपड़ों और हालत से आका, मगर असल में वह मुझसे कहीं बड़ा इंसान निकला। शायद उससे भी बड़ा, जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। उस रात प्रियंका को नींद नहीं आई। राहुल की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। उसकी हर मुस्कान, उसका हर शब्द मानो आईने की तरह था, जिसमें प्रियंका ने अपना घमंड और अपनी गलती साफ साफ देख ली। वह बिस्तर पर लेटी हुई बुदबुदाई, काश मैंने उस दिन उसका मजाक न उड़ाया होता। काश मैंने उसकी अच्छाई को पहचाना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल अपनी राह पकड़ चुका था और प्रियंका बस पछतावे की छाया में रह गई थी। नीलामी और सम्मेलन के बाद राहुल का नाम पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपने लगी, टीवी चैनलों पर उसकी खबर दिखाई जाने लगी। लेकिन राहुल अब भी उसी सादगी में जी रहा था, छोटे से कमरे में, उसी पुराने गिटार के साथ। रात को जब सब सो जाते, राहुल अक्सर ढाबे से लौटकर गलियों में बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें पढ़ाता। वह उन्हें गाने भी सिखाता, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। धीरे धीरे मोहल्ले के बच्चे राहुल से जुड़ने लगे। एक दिन रमेश ने राहुल से कहा, अब तुम्हें अपनी पहचान खुलकर स्वीकार करनी चाहिए। लोग तुम्हें हीरो मान रहे हैं। तुम्हें सामने आना होगा। लेकिन राहुल ने सिर हिलाया। नहीं रमेश जी, मैं हीरो बनने नहीं आया। मेरी माँ ने जो वचन मुझसे लिया था, वह सिर्फ इतना था कि मैं इंसानियत का साथ कभी न छोड़ूं। अगर मैं दिखावे के पीछे भागूंगा तो माँ की आत्मा मुझसे नाराज होगी। उसकी ये बातें सुनकर रमेश की आंखों में गर्व आ गया। उस शाम राहुल अनाथालय गया। वहां छोटे छोटे बच्चे फटेहाल कपड़ों में खेल रहे थे। राहुल ने उन्हें गिटार पर धुन सुनाई। बच्चे तालियां बजाने लगे और हंसी खुशी से नाचने लगे। फिर राहुल ने प्रबंधक को गुपचुप एक चेक दिया। ये बच्चों की पढ़ाई और खाने के लिए है। मेरा नाम मत बताइएगा। प्रबंधक की आंखें भर आईं। उसने कहा, राहुल बाबू, आज तक कई लोग यहां आए, फोटो खिंचवाए और चले गए। लेकिन आप पहले इंसान हैं जो बिना नाम जश्न चाहे हमारी मदद कर रहे हैं। राहुल मुस्कुराया और बच्चों की ओर देखकर बोला, असल में ये बच्चे ही मेरा नाम है। अगर ये मुस्कुराएंगे तो वही मेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। उस रात राहुल गली से गुजर रहा था। लोग अब भी उसे पुराने कपड़ों में देखकर अनजान समझते थे। कोई नहीं जानता था कि वही युवक शहर के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है। लेकिन राहुल के चेहरे पर संतोष था। वह जानता था, उसने अपने जीवन का असली मकसद पा लिया है। इंसानियत को जिंदा रखना। कुछ हफ्तों बाद की बात है। प्रियंका, जो अब शादीशुदा जिंदगी में उलझी हुई थी, भीतर से बेचैन रहने लगी। राहुल की बातें और उसका चेहरा उसके दिल से निकल ही नहीं रहे थे। एक रात उसने अपने पति अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे राहुल से मिलना है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। क्या? उस गली के लड़के से, जिसे तुमने सबके सामने नीचा दिखाया था? अब जाकर उससे माफी मांगोगी? प्रियंका की आंखें भर आईं। हाँ, अर्जुन, मैंने गलती की है।
राहुल जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे उसे सॉरी कहना है। अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अगले दिन प्रियंका ने अकेले ही राहुल को ढूंढने का फैसला किया। बहुत पूछताछ के बाद वह उस पुराने ढाबे पर पहुंची जहां अक्सर राहुल बैठा करता था। राहुल बच्चों को गिटार सिखा रहा था। उसकी सादगी और मासूमियत देखकर प्रियंका का दिल और भी भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, राहुल। राहुल ने चौंककर पीछे देखा। प्रियंका को देखकर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बस एक हल्की मुस्कान थी। तुम यहां कैसे? प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं माफी मांगने आई हूं, राहुल। उस दिन जो कुछ मैंने कहा, जो अपमान किया, वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े और हालत देखती रही, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं देख पाई। राहुल चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, प्रियंका, मैं न तुम्हें दोष देता हूं, न तुम्हें कोसता हूं। तुम्हारी नजरें उस दिन जैसी थीं, वही इस समाज की नजरें हैं। मैंने उसी अपमान से सीखा है कि मुझे अपनी मां की सीख पर चलना है। मैं अब किसी से बदला नहीं लेना चाहता, बस इंसानियत को बचाना चाहता हूं। प्रियंका रोते हुए बोली, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? राहुल ने धीरे से कहा, माफी की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। लेकिन याद रखना, इंसान को कभी उसके कपड़ों या हालात से मत आंकना, क्योंकि जो दिखता है वह अक्सर सच नहीं होता। प्रियंका ने सिर झुका लिया। उस दिन उसके दिल का बोझ हल्का हुआ, मगर साथ ही उसने महसूस किया कि राहुल अब उससे कहीं आगे बढ़ चुका है, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां शायद वह कभी नहीं पहुंच पाएगी। प्रियंका से मुलाकात के कुछ दिनों बाद राहुल ने रमेश से एक नई योजना साझा की। वे दोनों एक छोटे से कमरे में बैठे थे, चारों तरफ बच्चों की पढ़ाई की किताबें और पुराने नोटबुक रखे थे। राहुल ने कहा, रमेश जी, मैंने तय कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि हम कुछ बड़ा करें। मैं चाहता हूं कि उन नौजवानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाए जो गरीबी और मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, प्रशिक्षण केंद्र? किस तरह का? राहुल की आंखों में चमक आ गई। ऐसा केंद्र जहां गरीब बच्चे कंप्यूटर सीख सकें, हाथ का हुनर सीख सकें, जैसे मैकेनिक का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत, संगीत या कला, ताकि वे सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले न बने, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने वाले इंसान बने। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सपना बड़ा है, राहुल। इसके लिए पैसे, जगह और संसाधनों की जरूरत होगी। राहुल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरी मां ने जो विरासत छोड़ी, वह सिर्फ मेरे लिए नहीं है। वह सब उन्हीं बच्चों के लिए है जो आज सड़क पर वही दर्द झेल रहे हैं जो मैंने कभी झेला था। पैसे का क्या है? अगर वह किसी की जिंदगी न बदल सके, तो उसका होना ही बेकार है। रमेश की आंखें नम हो गईं। राहुल, तुम्हारी सोच अलग है। आज की दुनिया में लोग औरों को कुचलकर ऊपर जाना चाहते हैं, और तुम उन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हो जिनसे सबने मुंह मोड़ लिया। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने हाथ मिलाया। उसी क्षण यह निश्चय हुआ कि जल्द ही आशा केंद्र नाम का एक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया जाएगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। राहुल ने खिड़की से आसमान की ओर देखा और मन ही मन मां से कहा, मां, आपके सपनों की राह पर अब एक नया कदम बढ़ाने जा रहा हूं। आशा है आप जहां भी हों, मुझे आशीर्वाद दे रही होंगी। आशा केंद्र की योजना धीरे धीरे आकार लेने लगी। रमेश और राहुल जगह की तलाश में जुटे। आखिरकार दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री की इमारत मिली। दीवारें टूटी फूटी थीं, छत से पानी टपकता था, लेकिन राहुल ने उसी जगह को चुन लिया। उसने मुस्कुराकर रमेश से कहा, यही सही है। यहां से शुरुआत होगी। जैसे मैं पुराने कपड़ों और टूटी गिटार से सपने देखता था, वैसे ही यहां से बच्चे नए सपने देखेंगे। कुछ ही हफ्तों में इमारत की मरम्मत शुरू हो गई। मजदूर दिन रात काम करने लगे।
राहुल खुद वहां खड़ा रहकर उनकी मदद करता। कभी वह ईंट उठाता, कभी पेंट की बाल्टी पकड़ा देता। मजदूर हैरान थे। अरे साहब, आप मालिक हैं, फिर हमारे साथ इतना काम क्यों कर रहे हैं? राहुल मुस्कुराकर कहता। मालिक नहीं, साथी हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर ईंट नहीं उठा सकता, तो बच्चों को जिंदगी उठाने का हकदार कैसे कहलाऊंगा? धीरे धीरे आशा केंद्र तैयार हो गया। उसमें 3 कमरे थे, एक कंप्यूटर क्लास, एक वर्कशॉप जहां बच्चे मशीनें खोल समेटना सीखते, और एक छोटा सा हॉल जहां संगीत और कला सिखाई जाती। दीवारों पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था, यहां गरीब नहीं, सिर्फ सपने देखने वाले बच्चे आते हैं। लेकिन इसी बीच कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक यह खबर पहुंची कि राहुल अपने हिस्से के मुनाफे को इस केंद्र में लगा रहा है। कई बड़े हिस्सेदारों को यह पसंद नहीं आया। एक दिन बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई। कमरे में बड़े उद्योगपति बैठे थे। उनमें से एक ने नाराजगी जताई। राहुल, हम यहां मुनाफे के लिए हैं, दान पुण्य के लिए नहीं। अगर तुम इस तरह पैसा खर्च करते रहे, तो कंपनी की छवि और लाभ दोनों प्रभावित होंगे। दूसरे ने भी कहा, तुम्हें यह सब छोड़कर सिर्फ व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। यह प्रशिक्षण केंद्र तुम्हारी निजी इच्छा हो सकती है, लेकिन इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर कंपनी सिर्फ पैसों से चलती है और इंसानियत से नहीं, तो उसका भविष्य अंधकारमय है। मुनाफा हमेशा जरूरी नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारी भी बड़ी चीज होती है। कमरा सन्नाटा ओढ़ चुका था। राहुल की बात सुनकर कुछ लोग सहमत दिखे, मगर अधिकतर नाराज। उनके मन में अब यह बीज पड़ चुका था कि राहुल को रास्ते से हटाना होगा। राहुल मीटिंग से बाहर निकला। उसके चेहरे पर तनाव नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। वह जानता था, आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। लड़ाई अब सिर्फ गरीबी से नहीं, बल्कि सत्ता और लालच से भी होगी। राहुल के आशा केंद्र की चर्चा धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। अखबारों में छोटे छोटे कॉलम छपने लगे। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। गली का गायक अब बना समाजसेवी। लोग उत्सुक हो उठे। लेकिन इसी के साथ कुछ नकारात्मक आवाजें भी उठने लगीं। बोर्ड के कुछ सदस्य मीडिया को गुप्त रूप से खबरें देने लगे। अगले ही हफ्ते एक अखबार में हेडलाइन छपी, राहुल का केंद्र, दान की आड़ में धोखाधड़ी। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। एंकर जोर जोर से सवाल पूछ रहे थे, क्या राहुल वाकई मासूम है? कहीं यह सब पैसा गलत कामों में तो नहीं जा रहा? राहुल जब ढाबे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो पास ही कुछ लोग फुसफुसाने लगे, सुना है? यह लड़का पैसे का खेल खेल रहा है। हाँ, बाहर से भला बनता है, अंदर से सब धंधा है। राहुल ने अखबार बंद किया और चुपचाप बच्चों को गिटार सिखाने लगा। लेकिन उसके दिल के भीतर चोट गहरी थी। वह सोचने लगा, क्या सचमुच लोग इतनी जल्दी विश्वास खो देते हैं? क्या मेरे कर्म उनके लिए कुछ नहीं? शाम को रमेश उससे मिलने आया। उसके हाथ में भी वही अखबार था। राहुल, यह सब सोची समझी साजिश है। बोर्ड के कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम सफल हो। वे तुम्हें बदनाम करके हटाना चाहते हैं। राहुल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है रमेश जी, लेकिन मैं झूठ का जवाब झूठ से नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अपने कर्मों से उन्हें जवाब दूंगा। जब ये बच्चे सफल होंगे, तब सच सबके सामने अपने आप आ जाएगा। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रास्ता कठिन है, पर अगर तेरे इरादे सच्चे हैं, तो जीत तुझसे दूर नहीं। उस रात राहुल अपने छोटे कमरे में बैठा देर तक सोचता रहा। बाहर बारिश हो रही थी। उसने मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा, मां, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं डगमगाऊंगा नहीं। मुझे विश्वास है कि सच की जीत होगी। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर दिल और भी मजबूत हो चुका था। अगले ही दिन आशा केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। दर्जनों बच्चे और उनके माता पिता वहां आए थे। कुछ बच्चों ने अपनी सीखी हुई चीजें सबके सामने दिखाईं। किसी ने कंप्यूटर पर प्रस्तुति दी, किसी ने मशीन के पुर्जे जोड़कर मोटर चलाकर दिखा दी,
और एक छोटे लड़के ने राहुल का गाना गाकर सबका दिल जीत लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। लेकिन उसी बीच कुछ पत्रकार कैमरे लेकर अंदर घुस आए। वे जोर जोर से सवाल करने लगे। राहुल, क्या यह सच है कि आपने कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया है? क्या यह केंद्र सिर्फ दिखावा है ताकि आपकी छवि चमके? क्या आपके पास इस केंद्र के खर्चों का हिसाब है? भीड़ अचानक खामोश हो गई। सबकी नजर राहुल पर टिक गई। बच्चों की आंखों में डर झलक रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। उसने माइक पकड़ा और शांत स्वर में बोला, आप लोग सबूत चाहते हैं? ठीक है। उसने एक मोटी फाइल उठाई और सबके सामने खोल दी। यहां हर रुपए का हिसाब है। कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस बच्चे की पढ़ाई पर कितना लगा, सब दर्ज है। यह केंद्र दिखावा नहीं है, यह उन बच्चों की उम्मीद है जो गरीबी के अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ना चाहते हैं। उसने इशारा किया और कुछ बच्चे मंच पर आ गए। एक एक करके उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई। मैं पहले सड़क पर शीशे साफ करता था। अब कंप्यूटर सीख रहा हूं। मेरे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। अब यहां मुफ्त में पढ़ाई होती है। पहले लोग मुझे भीख मांगने वाला कहते थे। अब मैं अपने हुनर से कमाना चाहता हूं। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। पत्रकारों के चेहरे झुक गए। कैमरों के सामने बच्चों की मासूम बातें झूठी अफवाहों से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहचान मेरे शब्दों से नहीं, इन बच्चों से है। अगर कोई मुझ पर शक करता है तो आए और एक दिन यहां बच्चों के साथ बिताए। सच अपने आप साफ हो जाएगा। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। रमेश की आंखों में गर्व था। लेकिन राहुल जानता था, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूफान अभी बाकी है। पत्रकारों के जाने के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। बच्चों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहुल जानता था कि उसके खिलाफ साजिश यही नहीं रुकेगी। उसी रात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक गुप्त बैठक हुई। वहां बैठे एक वरिष्ठ सदस्य ने गुस्से में कहा, यह लड़का हमारी कंपनी की छवि अपने हिसाब से चला रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हमारी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। दूसरे ने सहमति जताई, हमें उसे पद से हटाने की योजना बनानी होगी। अगली बैठक में उसके खिलाफ वोटिंग करानी होगी। तीसरे सदस्य ने चालाकी से कहा, लेकिन अगर हम सीधे हटाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। हमें इसे इस तरह दिखाना होगा कि वह खुद ही कंपनी छोड़ दे। अगले दिन राहुल को एक आधिकारिक नोटिस मिला। उसमें लिखा था कि कंपनी की फंडिंग पर सवाल उठे हैं और जब तक आंतरिक जांच पूरी नहीं होती, उसे अस्थायी तौर पर डायरेक्टर के पद से निलंबित किया जाता है। नोटिस पढ़ते ही रमेश गुस्से से भर गया। यह सब राजनीति है, राहुल। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यह चाल चली है। लेकिन राहुल शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश जी, मैंने यह रास्ता सत्ता के लिए नहीं चुना। अगर वे मेरी कुर्सी ले लें तो ले लें। मुझे कुर्सी से नहीं, बच्चों की मुस्कान से ताकत मिलती है। शाम को जब राहुल आशा केंद्र पहुंचा तो बच्चों ने उसे घेर लिया। भैया, क्या आप अब हमें नहीं पढ़ाएंगे? क्या यह केंद्र बंद हो जाएगा? राहुल झुककर बच्चों के सिर सहलाने लगा। नहीं, यह केंद्र कभी बंद नहीं होगा। यह तुम्हारा घर है। जब तक मैं सांस लेता हूं, यह जगह जिंदा रहेगी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। मगर अंदर ही अंदर वह जानता था, कुर्सी छीनना बस शुरुआत है। दुश्मन अब और भी बड़े वार करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में खबर आग की तरह फैल गई कि राहुल को डायरेक्टर पद से निलंबित कर दिया गया है। मीडिया चैनलों ने तरह तरह की सुर्खियां लगाईं। हीरो से जीरो, क्या राहुल का समाज सेवा सिर्फ एक नाटक था? कंपनी बोर्ड ने राहुल पर लगाया वित्तीय अनियमितता का आरोप। शहर के कई लोग भ्रमित हो गए। कुछ ने राहुल का साथ दिया, लेकिन कई पुराने दुश्मनों को यही मौका चाहिए था। वे जगह जगह कहने लगे, देखा, हम तो पहले ही कहते थे। यह सब दिखावा है। इन बातों ने राहुल के दिल को चोट पहुंचाई,
मगर उसने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, सच वही है जो हम अपने काम से साबित करेंगे। अगर हम डर गए तो झूठ जीत जाएगा, लेकिन अगर हम डटे रहे तो सच्चाई अपने आप सामने आएगी। बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इसी बीच प्रियंका भी यह सब देख रही थी। उसने टीवी पर बहस देखी, अखबारों में झूठी खबरें पढ़ी और उसका दिल कांप उठा। उसे याद आया राहुल का वह वाक्य, इंसान को कपड़ों से मत आंकना, उसके कर्म से आंकना। उसने सोचा, आज राहुल फिर से अपमानित किया जा रहा है और मैं चुप रहूं? नहीं, मुझे इस बार उसके साथ खड़ा होना होगा। अगले ही दिन प्रियंका आशा केंद्र पहुंची। वहां राहुल बच्चों को पढ़ा रहा था। प्रियंका ने भीड़ के सामने आकर जोर से कहा, सुन लीजिए सब लोग, राहुल निर्दोष है। मैंने इसे बचपन से जाना है। यह इंसान कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर यह कहता है कि पैसा बच्चों पर खर्च हुआ है, तो यकीन मानिए, हर रुपए का हिसाब इन बच्चों की आंखों में लिखा है। सभी लोग चौंक गए। प्रियंका का यह बदलता रूप देखकर राहुल भी हैरान रह गया। राहुल ने धीरे से कहा, प्रियंका, तुम्हें यह सब कहने की जरूरत नहीं थी। प्रियंका ने आंसू रोकते हुए उत्तर दिया, नहीं राहुल, जरूरत थी। क्योंकि जब तुम अकेले अपमान झेल रहे थे, तब मैंने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। लेकिन आज मैं और गलती नहीं करूंगी। बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। उस पल राहुल समझ गया, अब उसकी लड़ाई अकेली नहीं है। उसके साथ खड़े होने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। प्रियंका के समर्थन के बाद माहौल अचानक बदल गया। जहां पहले लोग चुपचाप खड़े थे, वहीं अब कई अभिभावक और स्थानीय लोग आगे आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, राहुल बाबू, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपने हमारे बच्चों की जिंदगी बदली है। अखबार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं। दूसरी ओर एक मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, पहले मेरा बेटा नशे की राह पर जा रहा था, लेकिन आज वह आपके केंद्र में पढ़ाई करता है और सपने देखता है। अगर आप गलत होते तो यह सब कभी नहीं होता। भीड़ धीरे धीरे राहुल के पक्ष में नारे लगाने लगी, राहुल जिंदाबाद, आशा केंद्र अमर रहे। मीडिया के कैमरे यह सब कैद कर रहे थे। टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण होने लगा। एंकर हैरान थे कि जिसे कल तक दोषी ठहराया जा रहा था, आज उसी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उधर बोर्ड के कुछ सदस्य टीवी पर यह सब देख रहे थे। उनमें से एक बुदबुदाया, यह लड़का जितना दबाते हैं, उतना ही ऊपर उठता है। अब हमें और सख्त कदम उठाने होंगे। उस रात राहुल अपने छोटे कमरे में बैठा था। प्रियंका भी उसके पास आई। राहुल, उसने कहा, लोग अब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे दुश्मन आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। राहुल ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है प्रियंका, लेकिन मैं डरता नहीं। मां ने सिखाया था, अगर रास्ता सही है तो चाहे कितनी भी आंधियां आए, चलना बंद मत करना। प्रियंका ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गम भी था, पर दृढ़ता उससे कहीं ज्यादा थी। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। राहुल ने खिड़की से आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, आने वाला तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, मैं उससे भागूंगा नहीं। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी है जो चुपचाप अपमान सहते हैं। उसके शब्द हवा में गूंजे, मानो प्रकृति भी उसकी दृढ़ता की गवाह बन रही हो। बारिश और तूफान की उस रात के बाद हालात और भी गंभीर हो गए। अगले ही दिन राहुल को समन मिला कि उसे अदालत में पेश होना होगा। आरोप लगाया गया था कि उसने कंपनी के फंड को गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। रमेश गुस्से से बोला, यह सब झूठ है राहुल। यह लोग अब तुम्हें अदालत में फंसाकर पूरी तरह बदनाम करना चाहते हैं। राहुल शांत स्वर में बोला, सच छिप नहीं सकता रमेश जी। अदालत में मैं वही करूंगा जो हमेशा किया है, सच को सामने रखूंगा। मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा। अदालत का दिन आया। कोर्ट रूम में भीड़ जमा थी। पत्रकार, कैमरे, दर्शक,
सबकी निगाहें राहुल पर थीं। वादी पक्ष के वकील ने जोरदार आरोप लगाया। मान्यवर, यह व्यक्ति दिखावा करता है कि गरीब बच्चों की मदद कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसने कंपनी का पैसा अपनी निजी योजनाओं में लगाया है। यह जनता की भावनाओं के साथ खेल रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। राहुल शांत खड़ा रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने अपने बैग से वही मोटी फाइल निकाली। मान्यवर, उसने कहा, इस फाइल में हर रुपए का हिसाब है। मैंने जितना भी खर्च किया है वह सब बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने और प्रशिक्षण पर हुआ है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को खुद गवाही देने दी जाए। जज ने सिर हिलाया। कुछ बच्चों को बुलाया गया। एक एक करके उन्होंने अपनी कहानियां सुनाईं। मैं पहले सिग्नल पर भीख मांगता था, अब पढ़ाई करता हूं। मेरे पापा मजदूर हैं, पर अब मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं। बच्चों की मासूम गवाही ने कोर्ट का माहौल बदल दिया। उपस्थित लोग भावुक हो उठे। यहां तक कि जज की आंखों में भी नमी दिखाई दी। वादी पक्ष का वकील चुप हो गया। उसकी सारी दलीलें बच्चों की सच्चाई के सामने ध्वस्त हो चुकी थीं। जज ने कठोर स्वर में कहा, अदालत मानती है कि राहुल पर लगे आरोप झूठे और निराधार हैं। राहुल निर्दोष है। इसके विपरीत गलत आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह आंसू जीत और सुकून के थे। उसने मन ही मन कहा, मां, आज इंसाफ ने आपकी सीख को फिर साबित कर दिया। सच चाहे कितना भी दबाया जाए, एक दिन वह उजाले की तरह सामने आ ही जाता है। अदालत से बाहर निकलते ही राहुल का स्वागत एक नायक की तरह हुआ। लोग फूल बरसाने लगे, बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। मीडिया के कैमरे उसकी ओर बढ़े और पत्रकार सवाल करने लगे। राहुल जी, अब आप क्या करेंगे? क्या आप दोबारा कंपनी की कुर्सी संभालेंगे? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा था। मेरा मकसद हमेशा से एक ही था, बच्चों को शिक्षा और सम्मान देना। अगर लोग मुझे कुर्सी देंगे तो भी मैं वही करूंगा, और अगर नहीं देंगे तो भी मेरा काम रुकेगा नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कुछ दिन बाद आशा केंद्र का नया भवन तैयार हो गया। उद्घाटन समारोह में सैकड़ों लोग आए। बच्चों ने मंच पर गाना गाया, नृत्य किया और अपनी कहानियां सुनाई। हर किसी की आंखें नम हो गईं। प्रियंका भी वहां मौजूद थी। उसने धीरे से राहुल से कहा, राहुल, तुमने सबको जीत लिया। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि तुम मेरी जिंदगी के सबसे सच्चे आईने हो। तुमने मुझे अपनी गलतियों से सीखने का साहस दिया। राहुल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रियंका, यह जीत मेरी नहीं, उन बच्चों की है। मैं तो बस एक जरिया हूं। असली नायक वे हैं जिन्होंने हालात से लड़कर खड़े होने का हौसला दिखाया। समारोह के अंत में राहुल ने सबके सामने खड़े होकर कहा, दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी कमजोर समझकर ठुकरा दिया गया। याद रखिए, अपमान आपको तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने आता है। और अगर आप सच्चाई और इंसानियत का रास्ता चुनते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। बच्चे मुस्कुराए, रमेश की आंखों में गर्व छलक पड़ा और प्रियंका ने सिर झुकाकर आंसू पोंछ लिए। राहुल ने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच से निकलती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने मन ही मन कहा, मां, यह जीत आपकी है। आपने मुझे गिरने से संभाला और इंसानियत का रास्ता दिखाया। आज आपकी आत्मा को शांति मिली होगी। धीरे धीरे भीड़ बिखरने लगी। लेकिन उस दिन एक बात सबके दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई। राहुल सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उम्मीद और इंसानियत का प्रतीक बन चुका था।